नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको शब्दों का वर्गीकरण करना सिखाऊंगा कि रचना के आधार पर, जैसे आप कह सकते हैं शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो मैं आज आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से क्रमशः एक एक बिंदु का वर्गीकरण करना सिखाऊंगा। बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में और अन्य उपयोगी परीक्षाओं में बहुत ही ये पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, बहुत ही कम समय में हम आपको ये सब बहुत आसानी से समझा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा सकता है, यानी कितने प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 आधारों पर किया जा सकता है, लेकिन तो मैं अपने इस वीडियो में आज आपको केवल एक ही रूप बताऊंगा, इसका शेष अन्य रूप अन्य वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, चूंकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं जिससे समझ में आए। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 आधारों पर किया जा सकता है। लिखने में समय लगता है, इसलिए पहले से ही मैंने नोट कर लिया है। अब देखिए, सबसे पहला है हमारा रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और दूसरा है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और चौथा है रूपांतरण के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, तो बच्चों, आपने देखा कि शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया जा रहा है, 4 आधारों पर किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला हमारा रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, चौथा है रूपांतरण के आधार पर। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि रचना के आधार पर शब्दों को कितने रूपों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम अभी मैंने चूंकि पहले बता दिया आपको, केवल और केवल एक पॉइंट हम लेकर चलेंगे, पहला वाला रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, तो रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। देखिए, बहुत ही आसान बिंदु है, केवल समझने का फर्क है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बारीक चीजें हैं, उसके बाद में तत्काल आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, यानी आप कह सकते हो कि रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो सबसे पहला है, देखिए, शब्दों का वर्गीकरण रचना के आधार पर एक है नंबर 1 रूढ़ शब्द, और दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ठीक, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है रूढ़ शब्द, ठीक है, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। अब देखिए, शब्द तो कठिन है लेकिन इसका अर्थ बहुत ही सरल है, समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले देखिए, हम रूढ़ शब्द कौन से होते हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जिनके कह सकते हैं रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको सार्थक खंडों में बांटा ना जा सके, अर्थात जिनको सार्थक खंडों में, सार्थक अर्थात जिसका अर्थ निकलता हो, ऐसे खंडों में उनको विभाजन ना किया जा सके। और ये बहुत ही छोटे शब्द होते हैं, 2 वर्णों से मिले हुए शब्द। जैसे आपका हम कह सकते हैं घर, ठीक है, पानी हो गया, ठीक, और इसी तरह से आप कह सकते हो जल। तो अगर ये 2 वर्ण है, अगर इनका हम विच्छेद कर देंगे, जैसे घर, पानी, पानी को तोड़ दो, पा धन नी, तो अब दोनों का कोई सार्थक अर्थ निकलता है, अलग अलग हो गए, कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। किंतु जब एक में मिला दिया जाए पानी, तब तो इसका सार्थक अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर ऐसे ही शब्द रूढ़ शब्द होते हैं कि जिनको 2 सार्थक खंडों में बांटा ना जा सके, समझ गए, और या विच्छेद ना किया जाए। विच्छेद मतलब जो संधि और विच्छेद, संधि का अर्थ होता है जोड़ना, विभाजित का, और विच्छेद का अर्थ होता है विभाजित करना, अर्थात एक शब्द को 2 बराबर भागों में तोड़ना, 2 खंडों में तोड़ना ही विच्छेद कहलाता है। और परंपरागत रूप से विशेष अर्थ प्रदान करने वाले ये शब्द होते हैं। यानी परंपरागत रूप से, जब परंपरागत का अर्थ होता है जब मिले रहते हैं तब तो एक विशेष अर्थ देते हैं, और जब इनको तोड़ दिया जाता है तब इनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है। जैसे अभी मैंने बताया आपको पानी, तो पानी जब परंपरागत रूप से एक में मिले हुए हैं तब तो इसका अर्थ पानी निकलता है, जिसका एक सार्थक अर्थ हो सकता है। लेकिन यदि इसको विभाजित कर दिया जाए, 2 खंडों में तोड़ दिया जाए, पा अलग हो जाता है, नी अलग हो जाता है, तब इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? कौन से शब्द? रूढ़ शब्द बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? आगे देखिए, उदाहरण के माध्यम से आपको हम बताते हैं। पहला यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि पानी, हाथी, घोड़ा आदि। अब देखिए, तोड़ने को तो तोड़ा जा सकता है, जैसे मैंने लिख दिया घोड़ा, घोड़ा लिख दिया। अब घोड़ा को तोड़ा तो जा सकता है, जैसे कहते हैं गोधन, गोधन बराबर घोड़ा। अब 2 भागों में विभाजित तो हो गया, लेकिन किंतु इस घो और इस अड़ा का कोई अर्थ निकलता है? कोई अर्थ नहीं निकलता।
इसलिए कह सकते हैं कि जब तक इनका सार्थक अर्थ ना निकले, यानी जुड़ा रहेगा तब तो एक घोड़ा का सार्थक अर्थ है, लेकिन जब इसको तोड़ दिया जाएगा तो कोई सार्थक अर्थ इसका नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े ना हो, ठीक है, और उन्हें दो बराबर सार्थक खंडों में विभाजित ना किया जा सके, वे सब कौन से हमारे शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। देखिए दूसरा हमारा कौन सा होता है? पहला तो हो गया हमारा रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द। अब देखिए ये परिभाषा मेरी अलग थी, जहां पर मैंने बताया था जिनको यानी ऐसे शब्द जिनको दो सार्थक खंडों में विभाजित ना किया जा सके, वही हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और इसकी परिभाषा क्या होती है कि दो सार्थक खंडों से निर्मित होते हैं, अर्थात कह सकते हो कि ऐसे शब्द जिनको दो सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है तथा जिनके सार्थक अर्थ वाले टुकड़े किए जा सकते हैं। नीचे लिखा हुआ जिनके सार्थक अर्थ वाले टुकड़े किए जा सकते हैं। और ये शब्द संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से मिलकर ही निर्मित होते हैं। संधि मतलब जैसे विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, ठीक है, विद्यार्थी हो गया। अब देखिए विद्या इसका भी अर्थ होता है, विद्या माने ज्ञान होता है, अर्थी मतलब अर्जित करने वाला, अर्थात जो विद्या को अर्जित करे वही विद्यार्थी। ठीक है, और विद्यालय, विद्यालय विद्याधनालय हो गया, दो खंडों में विभाजित हो गया, यानी जिसमें संधि समास प्रत्यय और उपसर्ग से निर्मित जो शब्द होते हैं वो हमारे कौन से शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द। ठीक है, योग जैसा कि शब्द इसका नाम ही है यौगिक, यौगिक अर्थ होता है योग करना अर्थात जोड़ना। ठीक है, लेकिन इसमें कौन से शब्द मिलते हैं? जो सार्थक हो, अर्थात जिनको विभाजित करने पर प्रत्येक शब्द का अर्थ कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उन्हें हम कहते हैं यौगिक शब्द। समझ गए? जैसे कि यहाँ पर विद्यार्थी, पुस्तकालय और देवालय, ऐसे शब्द। समझ में आई बात? ठीक है, अब आगे देखिए हमारा तीसरा शब्द कौन सा होता है? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रचना के आधार पर अभी मैंने बताया, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण तीन भागों में किया जा सकता है, तो अभी तक मैंने दो बताया। तीसरा शब्द हमारा देखिए कौन सा है? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? दो सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। ठीक है, ये दो सार्थक खंडों से मिलकर तो बनते हैं, लेकिन ये दोनों शब्द मिलकर के तीसरे शब्द की ओर, तीसरे की ओर इशारा करते हैं, तो वहां पर योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे कि आप बहुब्रीही समास, समास तो पढ़े ही होंगे, अभी बताया समास में, तो बहुब्रीही समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सब योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। अर्थात दो शब्द मिलकर के जहां तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, इसे अलग अलग शब्द अपना स्वतंत्र ना रख करके, यानी इसको यदि विभाजित कर दिया जाए तो दोनों शब्द अलग अलग अपना स्वतंत्र अर्थ ना रख करके किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, तो ऐसे ही शब्द हमारे कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पर लिखा है दशानन। ठीक है, दशानन, दशानन हो गया। ठीक है, तो दस धन आनन, आप कह सकते हैं दश धन आनन। ठीक है, अब देखिए दस ये तो संख्यावाचक शब्द हो गया। ठीक है, और आनंद माने जिसके मुख हो, अर्थात 10 जिसके मुख हो। अब ये तीसरी ओर इंगित करता है किसकी ओर? रावण की ओर करता है ना। तो बहुब्रीही समास में यही तो होता है, दो शब्द मिलकर के किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, वहां पर हमारा योग रूढ़ शब्द या बहुब्रीही समास होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जहां पर बहुब्रीही समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सब योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे चक्रपाणी कह सकते हैं आप, चक्रपाणी। ठीक है, चक्र जानते ही हो, और पाणी वाले हाथों में, अर्थात जिनके हाथों में चक्र सुशोभित होता है उन्हें क्या कहते हैं? अर्थात तीसरा शब्द हमारा कौन सा आता है? विष्णु। समझ में आई बात? तो ऐसा, ठीक है, जहां पर दो शब्द मिलकर के अपना, ये दोनों शब्द अपना स्वतंत्र अर्थ न रख करके, दस है और आनंद है, यानी स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं, लेकिन जब इनको मिला दिया जाए तो कोई किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, तो ऐसे शब्द हमारे कौन से बन जाते हैं? योग रूढ़ शब्द बन जाते हैं। अर्थात दो शब्द मिलकर के जहां तीसरे की विशेषता बताते हैं वहां योग रूढ़ शब्द होता है, सॉरी योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे कि गजानन, दशानन, चक्रपाणी, उदाहरण जितने भी बहुब्रीही समास के उदाहरण है सब इसी योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो बेटा वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक शेयर करना ना भूलें, तथा कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अब अपने अगले वीडियो के माध्यम में हम बताएंगे, अपने अगले वीडियो में अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसलिए यदि अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।